सोचो, एक ऐसी फिल्म जिसके लिए डायरेक्टर ने 16 साल तक एक भी कदम पीछे नहीं लिया। एक ऐसी लव स्टोरी जिसे बनाने में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर दांव पर लग गया था, जहां हर सीन एक पेंटिंग था और हर शॉट एक जंग। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये था एक जुनून। ये कहानी है मुगल आजम की और इस फिल्म के पीछे लगी उस मेहनत की जिसने हिंदी सिनेमा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हिंदी सिनेमा का इतिहास अगर लिखा जाए तो 2 चैप्टर्स अलग से मेंशन होंगे, बिफोर मुगल आजम एंड आफ्टर मुगल आजम। 1960 में रिलीज हुई ये फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, ये एक रिवाइवल, एक रेवोल्यूशन था। एक ऐसी फिल्म जिसे बनाते बनाते लोग थक गए, पर के आसिफ साहब का जुनून नहीं। मुगल आजम ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं बदला, ये इंडिया का कल्चरल रीसेट था। ये फिल्म ने प्रूव किया कि हिंदी सिनेमा भी हॉलीवुड के एपिक्स जैसे स्केल, एम्बिशन और आर्टिस्ट्री को मैच कर सकता है। इस फिल्म के बाद ही इंडियन प्रोड्यूसर्स को समझ आया कि सिनेमैटिक यूनिवर्स सिर्फ पैसा नहीं, विजन से बनता है। ये कहानी शुरू होती है 1922 से, जब ड्रामेटिस्ट इम्तियाज अली ताज ने अपना उर्दू स्टेज प्ले अनारकली लिखा। एक ऐसा प्ले जो सिर्फ हिट नहीं, उर्दू थिएटर का क्राउन ज्वेल बन गया। ये स्टोरी बाद में कई फिल्म्स का फाउंडेशन बनी। अनारकली 1928 साइलेंट एरा की फिल्म, अनारकली 1935 अर्ली टॉकी वर्जन, अनारकली 1953 जो उस साल की टॉप क्रॉसिंग फिल्म बनी, और अनारकली 1958 जिसमें नूर जहां ने पाकिस्तानी सिनेमा में कमाल किया। इसी लेजेंडरी लव स्टोरी से इंस्पायर होकर 1940s में प्रोड्यूसर शिराज अली हकीम और एक यंग डायरेक्टर के आसिफ ने डिसाइड किया, हम बनाएंगे इस कहानी का सबसे बड़ा सिनेमैटिक वर्जन। अजीम शान महल के आराम और आसाइशों से दूर, धूप और गर्मी से तपते हुए इस रेगिस्तान में, अंगारों की मानिंद जलती हुई रेत पर ये नंगे पांव चलने वाला तन्हा इंसान अकबरे आजम है। लेकिन सिर्फ सपना काफी नहीं होता, स्क्रिप्ट ही होती है सबसे पहली जंग। इम्तियाज अली ताज का ये उर्दू प्ले उस वक्त सिर्फ फेमस नहीं, कल्चरल फिनोमिनन था। अनारकली की कहानी लव वर्सेस एम्पायर पूरी साउथ एशिया में लोगों के दिल को छू चुकी थी। इस स्टोरी को स्क्रीन पर लाना मतलब एक मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। के आसिफ ने स्क्रिप्ट लिखने के लिए 4 उर्दू के महान उस्ताद बुलाए, कमाल अमरोही, वजाहत मिर्जा, अमनुल्लाह खान और एहसान रिजवी। हर डायलॉग पर आवर्स की डिबेट होती, लाइंस पोएटिक लेकिन समझने लायक रखे गए। खुदा के लिए साहिब आलम शहजाद की को रुस्वा न कीजिए, आप आका हैं, मैं कनीज। मैं आज बुलंदी और पस्ती की ये दीवार गिरा देना चाहता हूँ। ये स्क्रिप्ट 1 साल में नहीं, लगभग 3 साल में बनी। 1944 से प्री प्रोडक्शन शुरू होता है। 3 साल तक स्क्रिप्ट, सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, कास्टिंग सब पर काम शुरू हो गया। रिसर्च का स्केल अनइमेजिनेबल था। मुगल एम्पायर, आर्किटेक्चर, उर्दू डिक्शन, रागाज, कॉस्ट्यूम्स, इवन रॉयल प्रोटोकॉल तक स्टडी हुआ। इस फिल्म का एम था मुगल इंडिया को सच के करीब दिखाना। इस फिल्म के लिए के आसिफ ने जब सबसे पहली कास्ट लॉक की तो वो कुछ यूं थी: चंद्रमोहन एज बादशाह अकबर, डी.के. सप्रू एज शहजादा सलीम और नरगिस एज अनारकली। शूटिंग 1946 में शुरू हुई बॉम्बे टॉकीज में, पर फिर दुनिया बदल गई। 1947 पार्टीशन, रायट्स। प्रोड्यूसर शिराज अली पाकिस्तान चले गए, फिल्म रुक गई। और फिर 1949 में एक्टर चंद्रमोहन हार्ट अटैक से गुजर गए, फिल्म पूरी तरह बंद हो गई थी। 3 साल की मेहनत जीरो। सबको लगा ये फिल्म कभी नहीं बनेगी, पर आसिफ साहब का जुनून अभी जिंदा था।
इस फर्स्ट अटेम्प्ट ने ऑलरेडी 30-40% फुटेज शूट कर ली थी, लेकिन सब लॉस्ट हो गया। अगर वो वर्जन कंप्लीट होता तो मुगल-ए-आजम बिल्कुल अलग फिल्म होती। शिराज अली ने जाने से पहले ही के आसिफ को प्रोड्यूसर के लिए एक नाम सजेस्ट किया था, बिजनेस टाइकून शाहपुर जी पालोन जी का। K. Asif came to my grandfather and asked whether he would complete the movie, and my grandfather took a look at the script. He loved the script. It was based on the Emperor Akbar. My grandfather was a great fan of the Emperor Akbar. So we decided to go ahead and make a movie, which was, I think, a classic, and turned out to be Mughal-e-Azam. तसीमुस्सान तख्त ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। मुझे ये मंजूर है, लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूं। कमाल अमरोही, जो राइटर्स में से एक थे, समझ गए कि फिल्म बंद हो चुकी है, तो उन्होंने अनारकली पर अपनी एक फिल्म प्लान कर ली, अपनी बीवी मीना कुमारी के साथ। के आसिफ को जब इस बात का पता चला तो वो सीधा उनके घर पहुंच गए। आसिफ साहब ने कमाल अमरोही को समझाया और कमाल अमरोही ने अपना प्रोजेक्ट शेल्व कर दिया। 1951 अब फिल्म रीस्टार्ट हुई नए कास्ट के साथ। दिलीप कुमार बने सलीम, पृथ्वीराज कपूर बने बादशाह अकबर और मधुबाला बनी अनारकली। लेकिन ये कास्टिंग इतनी आसान नहीं थी। दिलीप कुमार को आसिफ साहब ने शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया था। खुद दिलीप साहब भी पीरियड फिल्म्स करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन प्रोड्यूसर के इंसिस्ट करने पर आखिरकार उन्होंने रोल एक्सेप्ट किया। तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। अनारकली के रोल के लिए पहला ऑफर गया नूतन जी को, उन्होंने मना कर दिया। फिर सुरैया जी के पास बात गई और फिर एंट्री हुई मधुबाला की, प्यार किया तो डरना क्या जब, जिन्हें 1 लाख रुपए का एडवांस दिया गया, उस वक्त की हाईएस्ट फी। लेकिन इस कास्टिंग के साथ जुड़ी थी एक बड़ी ट्रेजेडी। मधुबाला कंजेनिटल हार्ट डिजीज से जूझ रही थी और इसी दौरान उनका और दिलीप कुमार का रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगा। एक्टर्स फाइनल हो गए। अब शुरू हुई वो जर्नी जिसने मुगल-ए-आजम को दुनिया का एपिक बना दिया। आसिफ साहब की टेक्निकल टीम भी उतनी ही तगड़ी थी। सिनेमेटोग्राफर R.D. माथुर इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट सिनेमेटोग्राफर्स में से एक। उन्होंने मुगल-ए-आजम को एक टाइमलेस फोटोग्राफी स्टाइल दिया। शीश महल के सीन के लिए थाउजेंड्स ऑफ मिरर्स के बीच रिफ्लेक्शंस को कंट्रोल करना उस जमाने में इम्पॉसिबल टास्क माना जाता था। कुछ फ्रेम्स पेंटिंग जैसे बनाए गए हैं, स्पेशली अकबर्स कोर्ट और प्रिजन सीक्वेंसेस। M.K. सैयद और उनकी आर्ट टीम ने मुगल-ए-आजम के सेट्स को लिटरली मॉन्यूमेंट्स बना दिया। हर झरोखा, हर कॉलम, हर कार्पेट प्योर हैंडक्राफ्टेड रॉयल डिटेलिंग से। मुगल-ए-आजम के सेट्स का स्केल इतना स्पेक्टेक्युलर था कि फॉरेन फिल्म मेकर्स, हिस्टोरियंस, फोटोग्राफर्स सब बॉम्बे का रुख करने लगे। इटालियन फिल्म मेकर रोबर्टो रोसेलिनी इंडिया आए थे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने, पर जब उन्होंने मुगल-ए-आजम के सेट्स देखे वो लिटरली स्टन्ड हो गए। उन्होंने आसिफ साहब से कहा, "वी मेक फिल्म्स बट यू आर बिल्डिंग हिस्ट्री।" रोसेलिनी ने शीश महल के सेट को डिस्क्राइब करते हुए कहा, "दिस इज नॉट अ फिल्म सेट, दिस इज अ पैलेस बिल्ट फॉर द किंग्स ऑफ सिनेमा।" उनके अलावा भी हॉलीवुड के टेक्नीशियंस, ब्रिटिश फिल्म मेकर्स और मिडिल ईस्ट के रॉयल्स सब मुगल-ए-आजम के सेट्स देखने आए। और ये सच था, बॉम्बे के मोहन स्टूडियोज का शीश महल 1950-60s का मोस्ट विजिटेड फिल्म सेट बन गया था। मुगल-ए-आजम का यादगार म्यूजिक दिया था नौशाद साहब ने। लाइव ऑर्केस्ट्रास, 100+ म्यूजिशियंस, डेज एंड डेज ऑफ रिहर्सल्स। नौशाद साहब ने सिर्फ फिल्म का म्यूजिक नहीं दिया, उन्होंने मुगल-ए-आजम को एक ओपेरा लेवल आर्टिस्टिक स्केल दिया, जिसमें हर गाना एक मिनी एपिक लगता है। प्यार किया तो डरना क्या को टेक्निकलर में शूट करने का आइडिया भी म्यूजिक की ग्रैंडर से ही पैदा हुआ। उस वक्त इंडियन सिनेमा में कलर का यूज शुरू हो चुका था। झांसी की रानी जैसी फिल्म्स ऑलरेडी कलर में बन चुकी थी,
आसिफ साहब ने मुगल आजम का एक रील टेक्निकलर में शूट किया, जिसमें प्यार किया तो डरना क्या भी शामिल था। रिजल्ट देखकर वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने और 3 रील्स भी कलर में शूट करवा ली, खासकर क्लाइमैक्स के सीक्वेंसेस। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि पूरी फिल्म को कलर में दोबारा शूट करेंगे, लेकिन तब तक बजट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। प्रोड्यूसर्स ने ये रिस्क लेने से मना कर दिया। Ended up there being no budget because we spent a lot of money on the movie. I think it was, our audited figures say well over £1.5 crore. और इसी वजह से मुगल आजम ब्लैक एंड व्हाइट और कलर का एक यूनिक मिक्स बन गई। 1951 से लेकर 1960 तक लगभग 9 साल नॉन स्टॉप शूटिंग चली। आसिफ साहब ने बैटल सीन्स के लिए एक्चुअल इंडियन आर्मी के सोल्जर्स यूज किए, जयपुर रेजिमेंट के जवान। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से स्पेशल परमिशन ली गई, जो उस दौर में ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ था। 8000 ट्रेन्ड सोल्जर्स, 4000 घोड़े, 2000 ऊंट, सब रियल थे, कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं। वेपन्स ऑथेंटिक थे, फॉर्मेशंस मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ शूट हुई। आसिफ साहब चाहते थे कि जब ऑडियंस ये जंग देखे तो उन्हें लगे कि ये सीन नहीं, इतिहास जिंदा हो गया है। ये डेडिकेशन सिर्फ स्केल के लिए नहीं थी, ये आसिफ साहब की परफेक्शनिज्म का प्रूफ थी। रियल लोग, रियल डिसिप्लिन, रियल डेंजर, ताकि मुगल आजम सिर्फ एपिक ना लगे, एपिक हो। मुगल आजम का बजट था अराउंड 1.5 करोड़ रुपीस। आज के हिसाब से ये अमाउंट अप्रॉक्स 150 to 170 करोड़ होता। मतलब उस दौर में उतना पैसे खर्च करना आज के टाइम मार्वल लेवल बजटिंग जैसा था। इसलिए उस वक्त लोग कहते थे ये फिल्म कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, पर के आसिफ ने सबको रॉन्ग प्रूव किया। 5 अगस्त 1960 फिल्म रिलीज हुई मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में। थिएटर्स के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी। टिकट्स ब्लैक में बिकते थे, लोग लाइन में रात भर खड़े रहते। फिल्म ने सब रिकॉर्ड्स तोड़े। मुगल आजम बन गई इंडियाज बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। हिंदी सिनेमा की दुनिया में बहुत सी फिल्में आई और गई, लेकिन मुगल आजम एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ फिल्म नहीं, एक जुनून था, एक ऑब्सेशन, एक सपना जो के आसिफ ने देखा और जिसे पूरा करने में लगभग 16 साल लगे। मुगल आजम ने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दिया, इसने दिखाया कि हिंदी सिनेमा दुनिया की किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से कम नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए और भी अनकही कहानियां लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कनेक्टेड रहो।